हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा है। नींद नहीं आने के कारण से वह बार बार करवटें बदल रहा। 6 बार घंटा बजने की आवाज़ सुनाई देती है। राजा और दीवान घोड़े पर सवार हैं। दोनों घोड़े साथ साथ चले जा रहे। उनके द्वारा हरे भरे मैदान में खेतों का दृश्य देखा जा रहा है। चारों तरफ पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कि राजा के आदेश पर बांध बना दिया गया है। नदी का जो पानी है वह रुक जाने से नगर में घुस जाता है और राजा और दीवान महल के झरोखे पर खड़े होकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। इस बात का हम अध्ययन करेंगे। तीसरा दृश्य, दीवान साहब राजा को कह रहा है, महाराज चारों तरफ पानी भर गया है, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। दीवान साहब के द्वारा राजा को बताया जाता है कि जो पानी है वह चारों तरफ आ रहा है, जा रहा है और ये पानी जो है लोगों के घरों में घुस गया है। सड़क पर निकलना दूभर हो गया। यहाँ तक कि लोग रास्ते में आ रहे जा रहे हैं सड़क पर, उनका आना जाना भी बड़ा मुश्किल भरा हो गया। अभी यह हाल है तो बरसात में और भी बुरा हाल हो जाएगा। यदि नदी का पानी आ रहा है, जा रहा है, लोगों को परेशानी हो रही, यदि बरसात के दिन आएंगे तो स्थिति बड़ी और खराब हो सकती है, अर्थात परेशानी से युक्त हो सकती है। दूभर शब्द आया है मुश्किल से या परेशानी युक्त। इस बात को, दीवान साहब की बात को सुनकर राजा कह रहे हैं, हो जाने दो, लेकिन मैं नदी का एक बूंद पानी भी दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। दीवान साहब की बात को सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है तो वह कहता है कि मेरे राज्य में बहने वाली नदी का जो पानी है वे दूसरे राज्य की जो भूमि है या वहाँ जो राज्य हैं वहाँ इस नदी का पानी एक बूंद भी नहीं जाने दूंगा। ये बात राजा ने दीवान साहब को बतलाई। मुझे नदी का पानी पूरा का पूरा चाहिए। हमारे राज्य में बहने वाली नदी का जो पानी है वे मेरी प्रजा के लिए चाहिए और मेरे राज्य का ये पानी है, इसलिए दूसरे राज्य में नहीं जा सकता। इसलिए इस पानी का मेरे राज्य में ही सदुपयोग होना चाहिए। राजा की बात को सुनकर दीवान साहब कहते, परंतु महाराज पूरा नगर डूब जाएगा। फिर स्थिति दीवान साहब के बताया जा रहा है कि राजा पूरा जो नगर है डूब जाएगा, स्थिति या हालात खराब हो जाएंगे, लोग परेशानी से युक्त हो जाएंगे। इस बात को सुनकर और राजा कहता है डूब जाने दो, अर्थात गुस्से से युक्त हैं और कहने लग जाते हैं कि चाहे पूरी जनता मेरी परेशानी हो जाए, पूरी जनता या उसके आसपास खेतों में खलिहानों में पानी हो जाए, लोग परेशानी से युक्त हो जाए, सारे लोग मर सकते हैं, लेकिन मेरी नदी का पानी दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। दीवान, फसल चौपट हो जाएगी महाराज। जब राजा के द्वारा कहा गया कि लोगों को डूब जाने दो तो दीवान साहब कहते हैं कि पूरी जो फसल है वो चौपट हो जाएगी, अर्थात जो लोगों के द्वारा जो अनाज की जो पैदावार की गई है वो बर्बाद हो सकती है। ये बात दीवान साहब ने राजा को बतलाई। फसल अनाज आदि की पैदावार। दूसरा शब्द है चौपट, अर्थात बर्बाद होना, नुकसान होना। राजा, हो जाने दो, अर्थात दीवान साहब का जवाब दे रहा है कि नुकसान हो जाएगा, अनाज आदि की जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो राजा कहते हैं हो जाने दो। दीवान, प्रजा मर जाएगी। हे राजा, प्रजा मर जाएगी, अर्थात पैदावार ही नहीं होगी तो लोग भूखे मर जाएंगे। पूरे राज्य में जो लोग रहने वाले हैं भूखे मर जाएंगे, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। राजा, मर जाने दो मगर मैं पानी नहीं जाने दूंगा। राजा अपनी जिद्द पे अड़ा हुआ है, माना कर रहा है, चाहे सारे लोग मर जाए लेकिन मेरे राज्य की जो ये नदी मेरे राज्य में बह रही है इसका एक बूंद पानी का भी दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा।
प्रजा शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जनता। दीवान, अब दीवान साहब अपने आप को कहते हैं स्वतः। स्वतः का मतलब होता है अपने आप को ही कहना कि कितना मूर्ख और हठी राजा है। ये जो राजा है बड़ा मूर्ख है, जिद्दी स्वभाव का है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अर्थात ऐसा उपाय निकाला जाए जिसके कारण से राजा कुछ समझ जाए, उसकी इनके विवेक को में चेंज किया जाए, बदलाव किया जाए, नई कोई ऐसी योजना या युक्ति इनको दी जाए जिससे कि ये जो पानी हमारे राज्य में आ रहा है, भर रहा है, बांध इनके द्वारा बंधवा दिया गया तो हो सकता है लोग बच सकते हैं। ऐसी युक्ति मेरे मस्तिष्क में सुझाई जाए जिसके कारण से प्रजा का हित हो सके। ये बात दीवान साहब अपने आप विचार करते सोचते हैं। हठी शब्द आया है जिसका अर्थ होता है जिद्दी। राजा, क्या सोच रहे हैं दीवान जी? अर्थात जब चुप्पी काल आ जाता है, राजा और दीवान साहब में आपस में चर्चा नहीं होती, दीवान साहब चुप रहते, तो चुप देखकर और राजा कहते आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दीवान, महाराज, जब पड़ोसी राजा को पता चलेगा कि हमने उसका पानी रोक दिया गया है तो वह हम पर आक्रमण कर सकता है। अब क्या बताया कि हे महाराज, यदि पड़ोसी राजा को पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा कि हमारे के द्वारा इस नदी का पानी रोक दिया गया है, हो सकता है वह हमारे ऊपर युद्ध कर सकता है, हमला कर सकता है। ये बात दीवान साहब ने राजा को बतलाई। आक्रमण, आक्रमण का मतलब होता है हमला करना, युद्ध करना। बांध तोड़ सकता है, हमें भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अर्थात उस राजा की सेना के द्वारा बांध को तोड़ा जा सकता है और हमें बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। राजा कहता है हाँ दीवान जी, तुम हमले से डर गए। अर्थात क्योंकि जिद्दी स्वभाव का है, नहीं मान रहा है कि हाँ जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम हमले से डर गए। अर्थात अपना पराक्रम का भाव दिखाता हुआ कहता है कि हम उस राजा से नहीं डरेंगे। तो कहता है कि उसके द्वारा जो हमला किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा, तो क्या हम डर जाएंगे? ये प्रश्न दीवान साहब से राजा करता है। आने दो, मैं भी तो देखूं। अर्थात उस राजा को यहाँ आने दो, मैं भी उसको देखूंगा, अर्थात चुनौती उसकी स्वीकार करूंगा। वे कैसे बांध को तोड़ते हैं, अर्थात बांध को कैसे तोड़ सकते हैं, मैं उनसे चुनौती लूंगा। हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, अर्थात हम उनको नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ईंट से ईंट बजा देना, ईंट से ईंट बजा देना, अर्थात नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, अर्थात हम उनका भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा देंगे। दीवान अंदर चिंतित होकर आसमान सूरज की ओर देखते ही अपने आप को दृष्टि आसमान की तरफ करते हैं, सूरज की तरफ देखता है अपने आप। मिल गया, अर्थात विचार कर रहे हैं और ऐसी युक्ति मस्तिष्क में लाते हैं, कहते हैं वाह मिल गया। ऐसी पहेली सी राजा के सामने दीवान साहब प्रस्तुत करते हैं। राजा कहता है क्या मिल गया दीवान जी? अरे आप इतने प्रसन्नचित क्यों? और आपको क्या प्राप्त हो गया? जरा हम भी तो सुनिए, अर्थात थोड़ा सा हमें भी बतला दीजिए जिसके कारण से आप प्रसन्नचित हो रहे हैं, आपको क्या मिल गया? दीवान बता दूंगा महाराज। हे महाराज, आपको जरूर बतलाऊंगा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य याद आ गया है, अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है मुझे स्मरण हो आया है, याद हो आया है, जो आपको मैं अवश्य बतलाऊंगा। अच्छा महाराज नमस्कार, अर्थात प्रणाम करके राजा को दीवान साहब वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। अब चौथा दृश्य आता है घंटाघर में दीवान का प्रवेश। घंटाघर होता है जहां घंटाघर अर्थात प्राचीन समय में घड़ी इत्यादि नहीं होते थे, समय को जानने के लिए कोई समय सूचक नहीं था,
तो किसी व्यक्ति के द्वारा और समय के आधार पर एक घंटे बजाए जाते थे, 1 घंटा 2 घंटा इस प्रकार से समय की सूचना दी जाती थी, जिससे कि लोग प्रातःकाल समय पर उठ जाए और अपने कार्य में लग जाए। घंटा वादक आश्चर्य से, दीवान जी आप यहाँ हैं, मुझे बुलवा लिया होता है। दीवान साहब आप यहाँ हैं, मुझे आप यहाँ क्यों नहीं बुलवा लिए थे? दीवान हाँ, तुमसे एक आवश्यक गोपनीय काम है, अर्थात बहुत ही जरूरी और गोपनीय बात है। गोपनीय का मतलब होता है वह बात जो किसी से छुपाई जाती है, किसी को बतलाया नहीं जाता है, या रहस्य से युक्त बात होती है। तो आपसे बहुत जरूरी बात है, मैं आपसे बतला रहा हूँ। अर्थात ऐसा काम है जो किसी को बतलाना नहीं है, उस बात को आपके बीच और मेरे बीच में रहनी चाहिए, ऐसा कोई कार्य या बात है। इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इसलिए मैं आप, क्योंकि दीवान जो होता है वह एक मंत्री होता है, बड़ा पद होता है, जो वे घंटा वादक के पास में जाते हैं और वहाँ चर्चा करते हैं। इसलिए कहा कि आप स्वयं, मैं स्वयं भी आ जाता, आप यहाँ आने का कष्ट क्यों जाए, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। घंटा वादक आज्ञा दे दीवान जी, अर्थात ऐसी आज्ञा जो है हमें बतलाई, क्या काम है? दीवान आज आधी रात के बाद तुम घंटा प्रत्येक घंटे पर नहीं, अर्थात जो आधी रात तक आप 1 घंटे पर, दूसरा घंटा, तीसरा 6 घंटे बजाते हो, इस आधार पर आपको घंटा नहीं बजाना, बल्कि हर आधे घंटे पर बजाओगे। अर्थात 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा आप बजाते हो, उसमें आप जो हैं वो 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में उस घंटे को बजाना है। ठीक वैसा ही जैसे कि तुम प्रतिदिन बजाते हो, जैसे आपको नियम के अनुसार जो क्रम आपको दे रखा है उसी के आधार पर बजाना है, लेकिन उसको आधे घंटे में यानी 30 मिनट में उसको बजा। पहले आप 60 मिनट में बजाते थे, अब है 30 मिनट में यानी आधे घंटे में उसको बजाना है। ये बात या आदेश दीवान साहब ने घंटे वादक को दे दी, आदेश दे दिया। घंटा वादक बस इतना छोटा सा काम, अर्थात हे दीवान साहब इतना सा आश्चर्य करता है, इतना छोटा सा काम है, आप इसको गुप्त रखना है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। जो आज्ञा दीवान जी। हे महाराज, हे दीवान साहब, जो आपकी द्वारा दी जाने वाली जो आदेश है, आज्ञा पालन है, मैं अवश्य करूँगा। दीवान साहब के द्वारा दी जाने वाली काम को वह, अति गोपनीय काम को वह स्वीकार करता है। दीवान इस बारे में जब तक मैं नहीं कहूँ, अर्थात जब तक मैं आपको नहीं कहूँ किसी से चर्चा मत करना, अर्थात जब तक मैं आपको बतला दूं कि किसी से इस गोपनीय बात के बारे में, गोपनीय काम के बारे में कि आपको प्रत्येक आधे घंटे में घंटा बजाना है, मैं जब तक आपको नहीं बतलाऊं तब तक किसी दूसरे व्यक्ति को ये बात या चर्चा नहीं करनी। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये बात दीवान साहब ने घंटे वादक को बतलाई। घंटा वादक आप निश्चिंत रहें दीवान जी। हे दीवान जी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, परेशानी से युक्त न रहें, आपके मन में किसी प्रकार की चिंता से युक्त या आप तनाव जो है, किसी प्रकार का भय इत्यादि भाव मन में मत लाना। मैं किसी भी व्यक्ति को इस गोपनीय कार्य के बारे में नहीं बतलाऊंगा।